नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक का 5th चैप्टर पदार्थों का पृथक्करण का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कि किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से हम कैसे अशुद्धियों को, कंकड़ों को उनसे अलग करते हैं, तो खाने के पदार्थों से। तो इसी तरीके अब उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम क्रियाकलाप 5 पढ़ रहे थे। अब मान लो जैसे आपने जल में से अशुद्धियाँ करी अलग, अब वो फिर भी उसके बाद भी उसमें कुछ अशुद्धि रह जाती है, तो उसे हम कैसे करते हैं। यदि जल अब भी गंदला है, मतलब कि गंदा गंदा दिख रहा है, तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्संदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे रंध्र हो सकते हैं, मतलब और भी छोटे छोटे छेद होंगे, जिससे और भी ज़्यादा अशुद्धियाँ उसमें रह जाएंगी। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। छिद्र मतलब छेद। चित्र 5.9 में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। ये देखो, ये दिखाया गया ना, इसके अलग अलग चरण। ये है फिल्टर पत्र। इसको किस तरीके से आपको यूज़ करना है, पहले से ऐसे फोल्ड करो, फिर ऐसे करो, फिर इसकी ऐसे खोल के कोन बनाओ, है ना, और फिर इसमें से पानी को फिल्टर करो। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है, जैसे कि आपको ये 5.10 में दिख रहा है ना, इस तरीके से लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं, मतलब कि उसमें डालते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं, और बाकी जो लिक्विड होता है पानी, वो निकल जाता है। साधारणतः फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनसे बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। अगर आपको इसका नहीं पता कैसे होता है, तो आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं कि दूध से पनीर बनाना, तो आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से मोटे कण, जैसे जो पनीर होता है वो मोटा होता है, उस बाकी उसका पानी बच जाता है। तो पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। वाष्पन। अब वाष्पन क्या है, मतलब भाप। भाप बन के किसी चीज़ से हम उसको, उसकी अशुद्धियाँ या किसी चीज़ को हम शुद्ध करते हैं, पृथक करते हैं। क्रियाकलाप 6। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप, देखो, जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। अब हमने जल में नमक मिला दिया, तो हमें तो दिखता ही नहीं है ना, क्योंकि नमक तो घुल जाता है। तो अब इसको हम कैसे अलग करें? पानी से नमक को हम कैसे अलग कर सकते हैं? जल को उबाल कर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? अब क्या होगा, जो हम उसे गर्म पानी जो है जिसमें नमक मिलाया है, उसे गर्म करने के लिए रख देंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है, वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। पानी है तो वो भाप बन के उड़ जाता है, और बाकी क्या है, नमक रह जाता है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है, तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। देखो, जैसे ये दिखाया गया है ना, इसमें ये जो गड्ढे बनाए गए हैं, ये गड्ढे बनाए हैं इन्होंने अलग अलग। तो इसमें क्या करते हैं, ये समुद्र का पानी भर देते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, सूरज की किरणों से, रोशनी से पानी तो जो होता है वो वाष्प बन के उड़ जाता है, और नमक इसमें रह जाता है। तो इसको हम वाष्पन प्रक्रिया कहते हैं। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। अब पृथक्करण की तो बहुत अलग अलग विधियां पढ़ी हैं हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्राय किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग प्राप्त नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हमें एक से ज़्यादा विधि का भी उपयोग करना पड़ता है। क्रियाकलाप 7। रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे?
हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। अब रेत और नमक मिला हुआ है तो कैसे करेंगे? देखो, जब हम रेत और नमक को मिले हुए को पानी में डालेंगे तो नमक क्या होगा? पानी में घुल जाएगा और रेत नीचे बैठ जाएगा। तो फिर हम पानी को अलग कर लेंगे, रेत को छोड़ देंगे। अब हमने ये भी पढ़ा है कि पानी में अगर नमक घुला हुआ है तो उसको कैसे अलग करेंगे? फिर उसे गर्म करके पानी को वाष्पन क्रिया से अलग उड़ा देंगे और उसमें सिर्फ नमक बच जाएगा। देखो, एक से ज़्यादा प्रक्रिया का इसमें यूज़ हुआ ना पृथक करने के लिए, ये तरीका है। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक और रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलती देखते हैं? ये देख रहे हैं ना, इससे भाप निकल रही है। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र 5.13 में दर्शाया गया। ये दर्शाया गया है ना। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अब भाप से वापस जल को बनाना, इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है ना। वाष्पन तथा संघनन। वाष्पन कैसे? पानी गर्म हो रहा है तो वो भाप बन रहा है, परंतु फिर भाप से हम उसको वापस जल में परिवर्तित कर रहे हैं तो वो संघनन हो गई। ठीक है। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? बिल्कुल देखा है। खाना बना रहे हो, दूध गर्म करो, उसके अगर प्लेट ढका है, गर्म है, तो उस पर बूंदें आ जाती है ना पानी की। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया है। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने यह पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग की ही पुनः प्राप्ति कर पाई। उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी? अब मतलब उसे जितना उसने नमक मिलाया था ना, उसे उतना नमक प्राप्त नहीं हुआ, उसे कम नमक प्राप्त हुआ। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं, तब हम उन पदार्थों को जल में विलय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? क्रियाकलाप 1। इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, 1 चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए। 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से न घुल जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोड़ित कीजिए। इसी प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोड़ित करते रहिए। मतलब नमक डालते जाइए और हिलाते जाइए, उसमें मिलाते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेय नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है? यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त मतलब जितना उसमें हम घोल सकते थे ना, उतना हमने उसमें घोल दिया। वो जितना भी उसको एब्जॉर्व कर सकता था जल, उतना उसने एब्जॉर्व कर लिया। बाकी जो बच गया सो वो तले पे बैठ गया, क्योंकि नमक तो घुलनशील है। परंतु फिर भी हमने अगर नमक डालते गए एक समय के बाद वो नमक नहीं घुला, तो इसको हम क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। यहाँ एक संकेत है जो यह बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। अविलय नमक रेत के साथ मिला रह गया है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी।
कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 9। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक न घुल सके। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। आप क्या पाते हैं? बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? क्या अब यह घुल गया है? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्या जल में विभिन्न विलय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। मतलब कि मान लो नमक इतना पानी है कि 4 चम्मच नमक घुल पा रहा है, क्या और भी चीज़ें 4 चम्मच ही घुल पाएंगी? तो क्या ये समान होता है? अब इसका पता लगाते हैं। क्रियाकलाप 10। 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए और तब तक विलोड़ित कीजिए जब तक कि वह घुल ना जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त होने तक डालते जाइए। नमक के चम्मचों की संख्या जो कि घोली गई है को सारणी 5.2 में लिखिए। 1 चम्मच है, 2 चम्मच है, जितने भी चम्मच आप उतनी लिखिए। अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। आप इसको जल में विलय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। सारणी 5.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं, ये आप करके देखिएगा और फिर शेयर कीजिएगा। क्या जितना मतलब 4 चम्मच आपने अगर नमक घोली है तो क्या 4 चम्मच चीनी भी घोली? मतलब मात्रा उतनी आप घोलते जाइए, लिखते जाइए, बराबर होनी चाहिए दोनों की मात्रा, ठीक है ना। आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। मतलब कि चीनी कितनी घुली है तो नमक कितना घुला है, इक्वल नहीं होता है। हमने पदार्थों की पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की है। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ ना घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। इसी के साथ चैप्टर समाप्त होता है। आइए हम इसके सारांश को, मतलब कि जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसको पढ़ते हैं। हस्तचयन, निष्पावन, चालन, अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन मिश्रणों से उसके अवयवों के पृथक्करण की कुछ विधियाँ। ये पृथक्करण की कुछ विधियाँ हैं, उनके नाम है, ठीक है ना। और फिर इनकी विधियाँ भी बताइए कि हस्तचयन में क्या होता है। मतलब एक प्रक्रिया भी क्वेश्चन आ सकता है कि हस्तचयन कैसे आप करते हो, किस चीज़ के लिए करते हो। चालन क्या है, मतलब एक प्रक्रिया को हम लिखेंगे जैसे कि बुक में बताया गया। अनाज से भूसा और पत्थरों को हस्तचयन द्वारा पृथक किया जा सकता है, ठीक है ना। भूसा अनाज के भारी बीजों से निष्पावन विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अगर थोड़ा बहुत है तो हम उसे हाथ से कर देंगे, परंतु अधिक मात्रा में है तो उसे निष्पावन विधि, पावन मतलब पवन जो होती है हवा, उसकी विधि से। किसी मिश्रण के कणों की माप में अंतर का उपयोग चालन तथा निस्यंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण में किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और निस्तारण की विधि द्वारा जल को पृथक किया जा सकता है। द्रव तथा उसमें अविलय पदार्थ के अवयवों को निस्यंदन के उपयोग से पृथक किया जा सकता है। किसी द्रव को उसी वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। वाष्पन की विधि का उपयोग द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में किया जा सकता है। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक ना घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। जल विलय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इसे ध्यान से सुनिएगा और आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।